हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल फ्रॉम बॉटम ऑफ अवर हार्ट। क्योंकि आज पढ़ने जा रहे हैं हम हार्ट। न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिएंट्स गेन कर लिए। रेस्पिरेशन कैसे किया जाता है, मतलब बाहर से ब्रीथिंग की प्रोसेस देख ली हमने। रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी डिटेल में पढ़ ली। लेकिन वहाँ जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है, वो रेस्पिरेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? तो सारे न्यूट्रिएंट को सेल के अंदर स्टोर करवाने की। सारे न्यूट्रिएंट जो सेल के अंदर आने चाहिए, सेल के पास ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें सर्कुलेट करवाने की। वो न्यूट्रिएंट को सर्कुलेट करवाया जाएगा सेल तक। सेल सामने जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमें गिफ्ट देगा, लेकिन गिफ्ट अपने लिए वेस्ट मटेरियल होगी। वो वेस्ट मटेरियल को हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू रिमूव करवाना पड़ेगा। तो उसे रिमूव करवाने के लिए वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सर्कुलेटरी सिस्टम की। मतलब प्योर चीज़ें भी और इम्प्योर चीज़ें भी दोनों ट्रांसफ़र की जाएगी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। इसीलिए सबसे पहले हम अपना मेजर कंपाउंड जो हमें दिया हुआ है बुक के अंदर सिलेबस में, वो हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए डिस्कस करना है। तो उनको डिस्कस करते हुए हम वहाँ पे देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट है जो सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ वन ऑफ आवर ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स लेके बैठे हैं। बहुत सारे ऑर्गन जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन को देखे तो ऑर्गन के अंदर भी हमें मल्टीपल टिश्यूज़ दिखेगी, और वही मल्टीपल टिश्यूज़ बनी हुई है मल्टीपल सेल्स की। तो ये सारे स्ट्रक्चर हम वहाँ पे डिटेल में लेते जाएंगे। डिटेल में देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे कुछ ऑर्गन्स की। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हमने गेन किए थे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दोनों काम की चीज़ें कि जो बॉडी में कुछ वर्क करवाएगी। उनके थ्रू जो बाय प्रोडक्ट हुई थी, मतलब कि अगर ऑक्सीजन लिया था तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अगर हॉर्मोन्स अपनी बॉडी में आए थे तो हॉर्मोन्स कहीं पे भी यूज़ नहीं होंगे। हाँ, उनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चलेगी, लेकिन वो कहीं पे पर्टिकुलरली कि उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जाएंगे वहाँ पे कुछ इंडिकेशन देंगे, इंडिकेशन देकर प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे, स्टार्ट करवा के वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये निकल रहा है इसलिए वहाँ पे कुछ काम के है नहीं। बाद में जब इनकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर ये कुछ काम का नहीं है, तो ब्लड के थ्रू इन्हें भी वेस्ट मटेरियल के तौर पे रिलीज कर देना है। मेजॉरिटी में अपना वेस्ट मटेरियल कौन होता है? तो वेस्ट मटेरियल में आ जाता है यूरिया अपना। ये यूरिया जो है वो यूरिया ट्रांसपोर्ट करवाना रहेगा। ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए अपने पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रैवल करवाने के लिए कि पूरा अपना ब्लड को या जो भी चीज़ अंदर ट्रैवल कर रही है उन्हें ट्रैवल करवाने के लिए ज़रूरत पड़ती है कुछ ऑर्गन्स की। कुछ ट्रैवल करते हैं, कुछ ट्रैवल करवाते हैं, कुछ उनको हेल्प करते हैं कि भाई फोर्स लगाने के लिए। जैसे अपना हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है, ये तीन इनके मेजर ऑर्गन रहते हैं। हाँ, एक ब्लड है वो अपनी कनेक्टिव टाइप की टिश्यू ही है, लेकिन मल्टीपल वहाँ पर टिश्यूज कंबाइन हो जाती है। इसी की वजह से कभी कभी हम ऑर्गन के लेवल पे देखते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे। ब्लड को जो है इसी तरह से हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ब्लड के कंपोजिशन है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ मल्टीपल चीज़ें वहाँ फॉर्म हो रही है, ब्लड के अंदर कलेक्ट हो रही है, इसकी वजह से उसे ऑर्गन बोला जा रहा है। तो तीन मेजर ऑर्गन अपने हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ब्लड को ट्रैवल करवाएगी, उनको पंप करवाने का काम करेगा वहाँ पे हार्ट अपना। ये स्ट्रक्चर आगे देखेंगे कि सबसे पहले इस तरह से कुछ पंपिंग की प्रोसेस हो रही है। पंपिंग दिख रहा है हमें कि कंटिन्यूसली वो पंप करता रहता है। ये कंटिन्यूसली पंपिंग जो चल रहा है वही कंटिन्यूसली पंपिंग किसके थ्रू हो रहा है? तो उनके वॉल्स के थ्रू, कि उनकी वॉल में कुछ ऐसी टिश्यूज लगाई गई है। इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ट को। मेन कंपोनेंट अपने हार्ट है। हार्ट को बोला जा रहा है वहाँ पे मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर ऑर्गन से उनका सीधा सीधा मतलब ये है कि मसल्स के बने हुए ऑर्गन है ये। मतलब कि ऑर्गन के अंदर जो मल्टीपल टिश्यूज थी, वो टिश्यूज के अंदर कौन सी टिश्यू होगी, कौन सी टिश्यू होगी? तो इनके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने वापस छोटे भाइयों के पास या बहनों के पास जो 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करते हैं। उन्होंने पढ़ा हुआ है वहाँ पर कि टिश्यूज़ के कितने टाइप होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ के टाइप्स में हमने वहाँ पे पढ़ा था कि मस्क्यूलर ऑर्गन के तौर पे बता रहे हैं कि एक टिश्यू आ रही है इनके अंदर, कौन सी? तो मसल्स। और ये मसल्स करके जो टिश्यू आ रही है उसमें भी कौन से मसल्स जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो वो भी हमें पता है कि कार्डियक करके मसल आ रहे हैं। कार्डियक वर्ड जो है वही हार्ट को दे दिया गया। तो मसल्स कौन से? कार्डियक मसल्स है। ये कार्डियक मसल्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी वहाँ पे किन के लिए? तो हार्ट का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए जो क्या करेगा, तो कंटिन्यूसली पंप्स द ब्लड। कंटिन्यूसली पंप करता रहता है। जब से वो हार्ट का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है तब से क्या करता जा रहा है? तो पंपिंग की प्रोसेस करता जा रहा है। पंप करवाना, ब्लड को बाहर रिलीज करवाना। बाहर कहाँ? तो अगर प्योर ब्लड है तो कहाँ ले जाएगा, इम्प्योर कहाँ ले जाएगा, वो स्ट्रक्चर अभी डिटेल में देख रहे हैं। तो ये प्रोसेस थी हार्ट की। अगर स्ट्रक्चर देखें ब्लड का,
तो ब्लड का अभी डिटेल में भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी ब्रीफ लेते हैं कि इन ऑर्गन का काम क्या क्या था। तो फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, और ये सब्सटेंसेस कौन से, तो यूजफुल सब्सटेंसेस भी है यहाँ पे, जैसे यूजफुल भी आएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट भी आएगी। यूजफुल के तौर पे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन आएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बाहर कौन जाएंगे, तो बाहर ले जाने के लिए वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे अपना प्रोडक्ट बन रहा था, गैसियस प्रोडक्ट थी। लिक्विड प्रोडक्ट के तौर पे कौन बनेगा, तो आएगा यूरिया। तो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे कौन कौन आ सकता है, CO2 एंड यूरिया। जबकि यूजफुल प्रोडक्ट के तौर पे कौन कौन है, तो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट है। देखो न्यूट्रिएंट से अपना मतलब ये था कि न्यूट्रिएंट हमने जो गेन किए न्यूट्रिशन के थ्रू, वो लार्ज कंपोनेंट थे, मैक्रोमोलेक्यूल थे, उसको कन्वर्ट करना था हमें माइक्रोमोलेक्यूल में, कि मैक्रो से माइक्रो में ले जाना था। वो प्रोसेस कोई न्यूट्रिशन बोला था। वहाँ स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया था हमने ग्लूकोज में, प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया था एमिनो एसिड में, लिपिड को कन्वर्ट कर दिया था फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एमाइनो एसिड और आएगा वहाँ पे ग्लूकोज। ये सारे स्ट्रक्चर किस लिए है, तो ट्रैवलिंग करवाना है, यूजफुल स्ट्रक्चर है, वो आगे चल के एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है एटीपी के फॉर्म में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। लेकिन ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए उनकी साइज़ छोटी होनी चाहिए, इसीलिए हमने मैक्रोमोलेक्यूल को माइक्रोमोलेक्यूल में कन्वर्ट कर दिया था। ये माइक्रोमोलेक्यूल में जब जा रहा था वो, तब ब्लड के थ्रू क्या कर दिया, इनको ट्रैवल करवा दिया, तो तब सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ पे काम लग सकता था। पूरा स्टार्च जो है या तो लिपिड है या प्रोटीन है, वो इनके थ्रू कभी ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड सेल्स जो है वो ब्लड सेल्स की कैपेसिटी है कि वो स्मॉलर पार्टिकल को ही ट्रैवल करवा सकते हैं, लार्जर पार्टिकल को नहीं करवा सकते थे। इसीलिए नेचर ने वो अपने अंदर जो है न्यूट्रिशन या तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेस किया था, ताकि हम उन्हें ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर दे, ताकि ये उन्हें ट्रांसपोर्ट करवा सके। ट्रांसपोर्ट करवाना है किसे, तो ब्लड को। किसके थ्रू करवाएंगे, तो आएगा ब्लड वेसल्स, कि पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ट्यूब तो पता ही है हम, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, वही ट्यूब कहाँ काम आने वाली है, तो ब्लड को सर्कुलेट करवाने के लिए। ट्यूब के भी वहाँ कितने कितने टाइप है, तो 3 टाइप मेजर है। कौन से तो आएगा आर्टरी, फिर आएगा वेन, और अगर आर्टरी और वेन दोनों की वहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचेस जहाँ जहाँ हो रही है, वो ब्रांचेस को बोलेंगे उनकी कैपिलरीज। तो आर्टरी और वेन मेजर ट्यूब्स है, ये सेकेंडरी ट्यूब है, प्राइमरी ट्यूब आर्टरी एंड वेन है। जो बड़ी बड़ी ट्यूब है, छोटी छोटी ट्यूब को नाम देंगे वहाँ पे कैपिलरीज। क्या करेगी, तो ब्लड को फ्लो करवाएगी। ब्लड को कहाँ से कहाँ फ्लो करवाना है, वो सारी चीज़ें अभी डिटेल में देखने जा रहे हैं। लेकिन पंप कैसे करता है तो समझ आ गया कि वहाँ पे हार्ट की वॉल जो है वो उनके ऊपर प्रेशर बना रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कंटिन्यूसली करते रहते हैं। इसी की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। हार्ट पंप करके अंदर से ब्लड को बाहर रिलीज करवा रहा है। वो जो ब्लड बाहर जा रहा है वो पूरी बॉडी में फैल रहा है, या पूरी बॉडी वापस से जो है ब्लड को कहाँ देती है, हार्ट को दे देती है, ताकि वो वापस से पंप कर पाए। 2 बार पंपिंग करवानी पड़ती है। एक अपना जो प्योर ब्लड होता है उसे बॉडी में भेजने के लिए, जब वापस बॉडी में से कोई ब्लड आता है तब तक उनका प्रेशर जो था या फोर्स कम हो गया था, तो वापस हार्ट को दिया, हार्ट ने वापस उसे पंप करवाया और ऊपर लंग्स में भेज दिए, ताकि वो वापस से प्योर हो जाए। ये स्ट्रक्चर करवाने के लिए क्या करना था, हमें पंपिंग की प्रोसेस करवानी थी, तो इसीलिए मस्कुलर ऑर्गन रखा। ब्लड फ्लो करवाएगा यूजफुल और वेस्ट मटेरियल दोनों को, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट भी है उनके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया भी है। जब फ्लो करवाने की बात आई तो आर्टरी वेन है अपने पास मेजोरिटी में, अगर उनकी ब्रांचेस देखें छोटी छोटी तो उन्हें बोलेंगे कैपिलरीज। इसके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही ये पंपिंग की जो प्रोसेस हो रही है उसी को हम डिटेल में ले जा रहे हैं वहाँ पे, कि ह्यूमन हार्ट जो है उसे बोला जा रहा है डबल पंप। डबल पंप क्यों बोलते हैं, डबल का मतलब ये तो नहीं था कि 2 हार्ट है अपने पास, स्ट्रक्चर ऐसा नहीं पढ़ना है वहाँ पे कि डबल से कोई कंफ्यूज मत होना। वहाँ पे स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं कि डबल पंप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 अलग अलग टाइप के ब्लड यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं। 2 कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो एक आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड। आपने आज तक ये वर्ड ना सुने हो शायद कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। कोई पागल वागल कुत्ते ने काटा नहीं है। क्या है, तो प्योर ब्लड है और इम्प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का काम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते थे हम, इम्प्योर ब्लड को बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस इतना ही, थोड़ा लैंग्वेज के अंदर चेंज किया हुआ है और कुछ चेंज नहीं है। वहाँ पे चैम्बर कितनी है हार्ट के अंदर, तो मेन हमें चैम्बर पढ़नी थी कि हार्ट जो है अपना चैम्बर्ड है। चैम्बर्ड है, हम छोटे से तब से पढ़ते आ रहे हैं कि कितनी चैम्बर होती है, 4 चैम्बर होती है। लेकिन किसके अंदर, तो ह्यूमन के हार्ट में, बाकी किसी के हार्ट में ये चैम्बर नहीं दिखेगी हमें। 4 चैम्बर है तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन्स के दिख रहे हैं, इनके अंदर दिखेगी। हाँ एक है कि भाई जितने भी बर्ड्स वगैरह है उनके अंदर भी कितनी चैम्बर आ जाती है, तो 4। लेकिन उससे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, जैसे रेप्टाइल्स है अपना सांप, तो ये सारी जो है उनके अंदर 3 चैम्बर्ड ही रहेगा। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे है, जैसे एक्सेप्शन के तौर पे वहाँ पे क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल जो है उनके अंदर कितना रहता है, तो वहाँ पे 4 चैम्बर्ड बन जाता है, कि वो उनके ही ग्रुप में एक्सेप्शन है।
था कैसा, तो रेप्टाइल था, क्योंकि वो क्रॉल करता था। जो जो सरफेस के ऊपर क्रॉल करते हुए मूवमेंट करते हैं उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। उनके अंदर होना कितना चाहिए, तो 3 चैम्बर्ड। उनसे भी अगर थोड़ा प्रिमिटिव जाए एनिमल्स में तो स्ट्रक्चर में आता है पाइसिस या तो अपने फिशिस। ये जो फिश है, जितने एक्वेटिक फिशिस है वो सारी क्या है, तो डबल चैम्बर्ड हार्ट या तो 2 चैम्बर्ड हार्ट लेके बैठी है। 2 ही चैम्बर होंगे। अगर 2 चैम्बर बोल रहा हूँ तो क्या आएगा, तो एक एट्रियम आएगा, दूसरा वेंट्रिकल आएगा। अगर मैंने 3 चैम्बर्ड कर दी, एम्फीबियन जो है अपने, जो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, organisms who can survive on aquatic medium and terrestrial medium are known as amphibians। इन्हीं amphibians को क्या बोलेंगे, तो दोनों जगह पे रहते थे, लेकिन हार्ट कैसा है इनका, तो 3 चैम्बर्ड है। जहाँ 2 क्या होंगे, तो एट्रियम होंगे। ऊपर वाले दोनों को एट्रियम बोलना है, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलना है। अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग ए पहले आएगा, तो ऊपर कौन रहेंगे, ए रहेंगे, नीचे वी आएगा, तो बाद में वी आएगा, ऐसा। तो स्ट्रक्चर पूरा इस तरह से वहाँ पे कोऑर्डिनेट हो रहा है। स्ट्रक्चर में देखते जाएंगे कि 4 चैम्बर अपने अंदर है, तो कौन सी, तो 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। 3 होती तो क्या होता, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। 2 होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। अपने अंदर 4 है, तो 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। उनके लिए भी साइड बता दी कि अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में है तो ऊपर राइट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल। यही पोर्शन जो है वहाँ पे कवर करते जाना है। इन दोनों को अलग करने के लिए राइट साइड को और लेफ्ट साइड को अलग करने के लिए वहाँ पे लगाया जा रहा है सेप्टम। ये हमें व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सेप्टम बोलेंगे। सेप्टम का काम क्या रहेगा कि लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों को क्या करना है, तो अलग करके रखना है। दोनों को कभी मिक्स नहीं होने देना, मिक्स नहीं करना है, इसीलिए ज़रूरत पड़ेगी सेप्टम की। सेप्टम का काम है, वॉल जैसा काम है। ये जो स्ट्रक्चर है ना अपना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, एक वॉल है, सेप्टम है। सेप्टम का मतलब सीधा सीधा अपने इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, तो पर्दा होता है। पर्दा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो वॉल बनी है वो कोई हाथी अल्ट्राटेक सीमेंट से नहीं बनाई गई हमने। तो क्या किया, वहाँ पे मस्क्यूलर ऑर्गन था, तो ये भी मसल से ही बने हुए हैं, तो मसल्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे बैठ गए। सेल्स ने वॉल बना दी, और अपने कुछ वाल्व्स लगाने पड़ेंगे। दोनों अपने जो चैम्बर्स है, अपर चैम्बर लोअर चैम्बर, अपर में 2 अलग अलग चैम्बर, लेफ्ट और राइट एट्रियम, नीचे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। ये स्ट्रक्चर्स को अलग करने के लिए, हाँ यहाँ पे जो सेप्टम बताई ना हमने, सेप्टम भले अपनी स्टडी में एक ही बता रहे हैं, लेकिन एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करने के लिए भी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम आ जाती है, कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल को भी अलग करती है। अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में सिर्फ हम याद रखेंगे जो राइट और लेफ्ट पोर्शन को अलग करती है, उसी को क्या बोला हमने, सेप्टम। ये सेप्टम मेजर है, बाकी इनके बीच में भी रहेगी कि ये जो हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पूरा अपना आ रहा है कौन सा स्ट्रक्चर, तो राइट एट्रियम। यहाँ ऊपर स्ट्रक्चर में दिखेगा पूरा, थोड़ा अपना जो हार्ट ऐसे टेढ़ा रखा हुआ, इसीलिए जो पोर्शन पीछे का पोर्शन है ना, उसी को क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम। नीचे जो ये इतना पोर्शन दिख रहा है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो पूरा पोर्शन है वो है राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम को अलग करने के लिए रखा हुआ है हमने सेप्टम। एक सेप्टम यहाँ रहेगा, इनको भी अलग करने के लिए सेप्टम आ रहा है ऐसा, और अलग कर रहे हैं तो पूरा ब्लॉक नहीं कर दिया। वहाँ पे बीच में एक होल भी रखा हुआ है, वो होल के थ्रू क्या होगा वहाँ पे, तो ब्लड ऊपर एट्रियम से वेंट्रिकल में ट्रैवल करके जाएगा। सीधी बात यह है, हमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करवाने, 2 अलग अलग टाइप के ब्लड है, इसीलिए डबल पंप बोला था अभी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल करवाने के लिए ज़रूरत होती है किसकी, तो पूरे राइट पोर्शन की। राइट पोर्शन क्या करवाएगा अपना, जैसे ये राइट एट्रियम में ब्लड आएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड या तो इम्प्योर आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को याद रख लेना, वो क्या है, तो इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो क्या आएगा वहाँ पे, प्योर ब्लड आएगा। प्योर इम्प्योर से अब थोड़ा बाहर निकल के कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में से टर्मिनोलॉजी चेंज करनी है, कैरेक्टर चेंज नहीं करना है। तो कैरेक्टर चेंज नहीं करेंगे, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जो जा रहा है, राइट पोर्शन में जो ट्रैवल कर रहा है, उसी ब्लड को क्या बोल दिया, डीऑक्सीजनेटेड। अगर बात करते हैं लेफ्ट पोर्शन की, तो लेफ्ट पोर्शन में कौन आ जाएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड यानी कि बोलेंगे प्योर ब्लड। जब प्योर हो जाएगा ब्लड लंग में जाके, तब वापस से ट्रैवल करके आएगा, तो लेफ्ट पोर्शन के थ्रू ट्रैवल करवाएंगे, कहाँ चला जाएगा, तो बॉडी के अंदर। क्योंकि बॉडी जो है सिर्फ वहाँ पे हैबिचुअल है किसके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के, उनको ज़रूरत नहीं है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, इसीलिए उन्होंने जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो ब्लड में डाल दिया। तभी ब्लड को क्या बोला हमने, तो स्ट्रक्चर के अंदर बोल दिया हमने वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी डिटेल में ले जाएंगे तो कुछ सर्कुलेशन को भी नाम देंगे कि कैसे कैसे टाइप के सर्कुलेशन आ रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने ब्लड में, हार्ट तो बोला कि हमने डबल पंप है, लेकिन ब्लड का सर्कुलेशन भी कैसा है, तो डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। डबल सर्कुलेशन बोलने का सीधा सीधा रीज़न ये था कि 2 अलग अलग टाइप के ब्लड
सेपरेट वे में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है या तो सर्कुलेट हो रहा है, मतलब कहीं पे भी मिक्सिंग नहीं हो रहा है। मिक्सिंग नहीं होगा इसीलिए तो कितने चैम्बर लगाई गई है, 4 चैम्बर लगाई गई है। 4 की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमें मिक्स करवाना होता। जैसे एम्फीबियन अभी बताया था तो उसमें एक रीजन आता था कि जहाँ 2 ऊपर की चैम्बर, 2 एट्रियम मिक्स होता था किसमें, तो वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल में ये जो मिक्स हो रहा है उसी स्ट्रक्चर के लिए हमें ज़रूरत है वहाँ एम्फीबियन का हार्ट पढ़ना पड़ेगा। अभी ज़रूरत है सिर्फ ह्यूमन हार्ट पढ़ने की। उसी के अंदर सेप्टम क्या करेगा, तो सेपरेट करेगा राइट और लेफ्ट साइड को। वाल्व क्या करेंगे, तो वाल्व का काम है यूनिडायरेक्शनल फ्लो चलाना है ब्लड का। कि अगर ब्लड एक बार एट्रियम से वेंट्रिकल में एंट्री ले रहता है तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस वाल्व को ओपन करने की। ओपन होंगे तभी अंदर ऊपर एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। वाल्व कौन से वहाँ पे, तो 2 अलग अलग टाइप के हमें वाल्व की ज़रूरत है। अपने जो वाल्व है वहाँ पे वाल्व आने वाले हैं किसके लिए, तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड ले जाने के लिए ओपन होने पड़ेंगे। ओपन होंगे तभी एट्रियम से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में। वाल्व कौन से है, तो 2 अलग अलग टाइप के यहाँ पे वाल्व लग रहे हैं। एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लगाएंगे। यहाँ जो वाल्व लगेगा अपना, उस वाल्व को वहाँ पे बोलेंगे हम मित्रल वाल्व। दूसरा नाम दे रहे हैं मित्रल, तो उनका ओरिजिनल नेम जो है हमें दिया गया था बाइकस्पिड। अगर बात कर रहे हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो वहाँ जो वाल्व आएगा वो वाल्व आएगा ट्राइकस्पिड। उनका कोई दूसरा नाम नहीं है, ट्राइकस्पिड से ही याद रखेंगे। ट्राइकस्पिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इनका ट्राइकस्पिड का, वहाँ पे 3 अलग अलग प्लॉट दिखेंगे कि इस तरह से 3 वाल्व है, 3 अलग अलग वॉल है, एक ये एक ये एक ये। तो यहाँ से भी ब्लड आएगा, यहाँ से भी ब्लड आएगा। 2 है तो सीधा है कि इधर से ही आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा। तो ये बाइकस्पिड किसके लिए, तो लेफ्ट पोर्शन में। राइट पोर्शन में कौन सा, तो ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड का दूसरा नाम दे रहे हैं मित्रल वाल्व। मित्रों का नहीं है लेकिन मित्रल है। मित्रल वाल्व प्रेजेंट रहेंगे किसके लिए, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो चलाना है ब्लड का। मतलब एक बार एट्रियम से वेंट्रिकल में जाए तो वापस कभी रिवर्स नहीं आने चाहिए। कि जब भी ये पंप करे तो वापस जो थोड़े बहुत छींटे उड़े ब्लड के वो भी कहीं पे अपने स्ट्रक्चर, मतलब कि एट्रियम में वापस नहीं आने चाहिए। कहाँ चले जाने चाहिए, तो वेसल्स में चले जाने चाहिए। इसके लिए क्या रखे हुए हैं, तो वाल्व रखे हुए हैं। अगर प्रोसीजर को आगे बढ़ाए, अगर पंपिंग देख रहे हैं तो पंपिंग दिखेगी हमें कि इनकी फोर्स लगाने के लिए। अगर स्ट्रक्चर देखें इसका थोड़ा डिटेल में, जब हायर स्टडीज़ में जाओगे तो ये भी बोलेंगे कि इनकी जो एट्रियम की वॉल है, सॉरी वेंट्रिकल की जो वॉल है, वो कंपैरेटिवली एट्रियम की वॉल से क्या होती है, तो थिक रखी जाती है, क्योंकि उनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। एट्रियम ओपन हो रहा है, सिर्फ वाल्व ओपन करने के लिए थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन बताएगा, तो उनको इतना ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स लगाने की ज़रूरत किसे है, तो वेंट्रिकल को, क्योंकि उनको एंटी ग्रेविटी में भेजना है। भाई नीचे से ग्रेविटी अपना काम कर रही है, वो खींच के रख रही है ब्लड को, लेकिन फिर भी वो फेंक रहे हैं ऊपर। तो वो ऊपर जब फेंक रहे हैं तब उनको प्रेशर जो है थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर इसके बाद आएगा अपना ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे। और सर्कुलेशन का पाथवे कैसा है, तो इनके लिए हमें बताया जाएगा कि सर्कुलेशन का पाथवे कैसा है। डबल सर्कुलेशन का पाथवे चल रहा है। तो ये थियरीज जो है दोनों कंबाइन करके लिख लो। अगर लिखने में सिर्फ ये बोल रहे हैं कि सर्कुलेशन का पाथवे बताओ, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मतलब कि प्योर ब्लड का भी बता सकते हो पहले, इम्प्योर का भी बता सकते हो। अगर डबल सर्कुलेशन पूछ रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे हम इम्प्योर से, ख़त्म करेंगे प्योर पे। इसीलिए दोनों थियरीज जो है मैंने कंबाइन ही करके लिख दी है वहाँ पे कि सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे बताएंगे। क्योंकि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कहाँ फॉर्म हुआ था, तो पूरी बॉडी में फॉर्म हुआ था। वही बॉडी में जो फॉर्म हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या तो इम्प्योर ब्लड है, वो आएगा हार्ट में। हार्ट से वो वापस कहाँ जाएगा, तो लंग में जाएगा प्योर होने के लिए। प्योर होने के बाद वापस हार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी में। तो ये स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर चलाना है। इसलिए स्टार्ट करते हैं काम कहाँ से, तो ब्लड सर्कुलेशन के पाथवे में सबसे पहला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे जो है मेडिकल जो है ना, वो जब ये एक्सप्लेन करती है तो उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करती है। मेडिकल रिप्रेजेंट करती है, बॉडी रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। बॉडी के अंदर ब्लड कैसा रहेगा, तो रेड कलर में ही रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत डार्कनेस या लाइटनेस आ सकती है दोनों के अंदर, कि रेड ब्लड जो है पूरा डार्क हो सकता है। कब, जब वो प्योर है। वो इम्प्योर होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर थोड़ा ब्राउन स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, लेकिन रेड तो रहेगा। रेड जो है वो मेन कलर है इनका। तो वहाँ अगर देखने जाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करेंगे हम। यहाँ जो हमने दिखाया गया, ये जो राइटिंग है फ़ॉन्ट के ऊपर मत जाना, फ़ॉन्ट जो है वहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर है अपने, लेकिन कलर जो ऊपर दिखा रहा हो कि डीऑक्सीजनेटेड के लिए ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड के लिए रेड कलर रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इम्प्योर ब्लड से। इम्प्योर ब्लड अपना शुरू हो रहा है कहाँ से, तो सबसे पहले एंट्री लेगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ब्लड को लाना है तो पहले तो पता होना चाहिए कि आया कहाँ से होगा। बाहर से हमने टैंक मंगवाई तो नहीं है, तो टैंक नहीं आ रही है, तो कहाँ से आ रहा है ब्लड, तो पूरी बॉडी से आ रहा है। पूरी बॉडी में लोअर बॉडी भी है अपनी,
अपर बॉडी भी है, लोअर और अपर दोनों बॉडी में से क्या आ रहा है, तो इम्प्योर ब्लड पूरा कलेक्ट होके अंदर एंट्री ले रहा है। किसके थ्रू? वेसल्स। अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि याद रखने में बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे कोई टफ पॉइंट रहेगा तो वो ये रहता है, इसीलिए थोड़ा हमने सिंप्लीफाई वे में कर दिया है वहाँ पे। लेकिन अभी सिर्फ वेसल्स के ऊपर मत जाओ, अभी सिर्फ ये याद रखो कि हार्ट के कौन सी चैम्बर में आ रहा है। तो राइट चैम्बर में आ रहा है कि अपने हार्ट जो है, एक तो ये पता होना चाहिए कि हार्ट स्ट्रक्चर जो है वो किस जगह पे प्रेजेंट है, तो कौन सी कैविटी में है। ये कैविटी को क्या नाम देते हैं? वो कैविटी हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आपको अभी मुझे बतानी है कि कौन सी कैविटी है वहाँ पे। कैविटी, ये एक अलग कैविटी आ रही थी, इनके बाद क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी के बाद थोरेक्स कैविटी, थोरेक्स के बाद ये कौन सी कैविटी है जहाँ पे हार्ट और लंग दोनों प्रेजेंट है। उसमें भी लेफ्ट लंग में थोड़ी बहुत हमें जगह मिल रही थी, वो जगह इन्होंने प्लॉट बुक किया हुआ था, किसने? तो हार्ट ने। तो थोड़ी सी जगह है वहाँ पे, वो थोड़ी सी जगह में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये कितना है, तो एक ह्यूमन का फिस्ट जितना है, जितना उनका फिस्ट उतना ही उनका हार्ट होता है, ऐसा। तो वहाँ राइट एट्रियम के अंदर सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से लेके जाएंगे राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये अभी जो क्वेश्चन पूछा था वो बताना है वहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? तो लंग में, क्योंकि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड या तो इम्प्योर है, इम्प्योर ब्लड को हमें ले जाना होता है प्योर करने के लिए लंग के अंदर, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। आर्टरी और वेन के ऊपर भी आ रहा हूँ, थोड़ा बहुत ये जो लाइन है वो उसे होल्ड पे रखना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से ट्रैवल करेगा? तो जैसे ही ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और वहाँ से होते हुए लंग में गया, लंग में ब्लड कैसा हुआ? तो प्योर हुआ। हमें यहाँ दिखेगा जब लंग में जा रहा था तो ब्लू कलर जा रहा था, दोनों लंग में, लेफ्ट लंग हो चाहे राइट लंग हो, दोनों के अंदर ब्लू कलर जा रहा था। जब ब्लड आ रहा है तब कैसा आ रहा है? रेड कलर में आ रहा है। रेड कलर में आ रहा है मतलब कि वो क्या हो गया? प्योर हो चुका है। प्योर या तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता हुआ वापस से हार्ट में आएगा, तो हार्ट के कौन से रीजन में आएगा? तो सबसे पहले एंट्री लेगा कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ कहाँ जाएगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? तो रेस्ट ऑफ द बॉडी। रेस्ट ऑफ द बॉडी में अपर बॉडी भी आ गई, लोअर बॉडी भी आ गई, दोनों बॉडी के अंदर जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को अगर यहाँ एनिमेशन के थ्रू देख रहे हैं कि सबसे पहले कहाँ आना था? राइट एट्रियम में, वहाँ से कहाँ गया? ये एक डॉट को पकड़ो वहाँ पे, वो वेंट्रिकल में जा रहा है, वेंट्रिकल से होते हुए लेफ्ट और राइट दोनों लंग के अंदर जाएंगे प्योर होने के लिए, इनके अंदर जाएंगे प्योर होके वापस आ रहे हैं। तो वापस आएंगे तो सीधे कहाँ आएंगे? तो लेफ्ट एट्रियम, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से पूरी बॉडी, लोअर बॉडी या तो अपर बॉडी। कौन कौन ले जाएगा? तो उनके लिए अब स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ याद रखना पड़ेगा हमें कि अपनी जो आर्टरी है, आर्टरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी समझने के लिए कि यहाँ समझाते हैं। पहले आर्टरी कितने टाइप की है वो समझना पड़ेगा। तो आर्टरी जो है अपना स्ट्रक्चर, दो टाइप की आर्टरी रहेगी वहाँ पे। एक आएगी अपनी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वर्ड रिप्रेजेंटिंग द लंग्स। पल्मोनरी वर्ड किसके लिए है? तो लंग्स के लिए। जैसे अपना वर्ड था कार्डियक, तो हम रिप्रेजेंट करते थे हार्ट को, तो वैसे ही हम पल्मोनरी वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे किसके लिए? लंग्स के लिए। पल्मोनरी आर्टरी एक आ जाएगी, और दूसरी आएगी अपनी ओर्टा। ये दो जो अपनी आर्टरी दिख रही है, पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा, काम क्या रहेगा इनका? तो स्ट्रक्चर में काम ये देंगे कि आर्टरी ब्लड को सर्कुलेट करवाती है आउटसाइड द हार्ट। कहाँ ट्रैवल करवाती है ये? टेक्स ब्लड आउटसाइड द हार्ट। मतलब जब भी ब्लड बाहर निकल रहा है हार्ट के, तो कौन याद आना चाहिए? आर्टरी ही याद आनी चाहिए। ये फिर कंफ्यूज मत होना, फिर इतना तो याद रखना पड़ेगा कि ब्लड अगर अपने हार्ट से बाहर जा रहा है, बाहर जाएगा तो कंपलसरी कौन लेके जाएगा? आर्टरी। लेकिन ब्लड कैसा है? अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो आपकी इतनी कॉमन सेंस है वहाँ पे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के बाहर निकल के सीधा कहाँ जाएगा? तो प्योर होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और ऑक्सीजनेटेड करने के लिए एक ही साइट है अपने पास, कौन सी? तो लंग। तो लंग के अंदर जाना, लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर, इसके लिए वहाँ पे दोनों के अंदर भेजनी है कौन? तो आर्टरी। अगर लंग में जा रहे हैं तो कौन सी आर्टरी आएगी? पल्मोनरी आर्टरी। अगर वो बॉडी में जा रहा है ब्लड, तो ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, फिर वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए कौन सी आएगी? ओर्टा। सेम प्रोसेस किसके लिए? तो वेन के लिए, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी कि अगर इनके अंदर भी नाम दो ही है, पल्मोनरी वेन, और आ जाएगी वेना कावा। पल्मोनरी वेन और वेना कावा का काम क्या रहेगा? तो इट टेक्स ब्लड इनसाइड द हार्ट। ये याद रखना, जब भी ब्लड को कोई हार्ट में लेके आ रहा है तो इनसाइड द हार्ट।
हार्ट के अंदर कोई लेके आएगा तो वो वेना कवा सॉरी वेन ही लेके आएगी। वेन कौन सी लेके आ रही है? तो उनके लिए वापस से कॉमन सेंस कि ब्लड जो है अपना अगर डीऑक्सीजनेटेड था, मतलब कहाँ से आ रहा था? बॉडी से आ रहा था, तो बॉडी से जो लेके आते हैं वो कौन होंगे? वेना कवा। अगर ब्लड अपना ऑक्सीजनेटेड था तो कहाँ से आ रहा होगा? ऑक्सीजनेटेड तो एक ही कर रहा था, लंग। तो लंग अपने जब भेजते हैं हार्ट के अंदर, तो हार्ट के अंदर आ रहे हैं, हार्ट के अंदर आ रहे हैं तो कौन है? वेन से। वेन्स कौन सी? तो कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड कहाँ से? तो लंग से। लंग में से निकलती हर कोई चीज़ को पल्मोनरी वर्ड से जो है नवाजा जाएगा। जैसे हमने आर्टरी को नवाजा तो पल्मोनरी आर्टरी, वैसे ही नवाज लेंगे वहाँ पे किसी, तो पूरा जो है ऑर्नामेंट करना पड़ेगा वहाँ पे किसके लिए? पल्मोनरी वर्ड से। तो पल्मोनरी वेन आएगी लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट के अंदर। यही स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे देखते हैं थोड़ा बहुत। स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखने जाए तो यहाँ पे 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर में ये अपना राइट एट्रियम, ये आ गया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? तो जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है तो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा कहाँ से? तो बॉडी से आएगा। तो ये जो इनके अंदर ट्यूब आ रही है राइट एट्रियम में, अभी अभी बताया था कि कहाँ से ब्लड आता है? तो बॉडी से आता है। बॉडी से ब्लड आता है तो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है। प्योर करना है, अभी वो इम्प्योर है। इम्प्योर ब्लड इनके थ्रू ट्रैवल होता हुआ जा रहा है ऐसे। इम्प्योर ब्लड आ रहा है तो इम्प्योर ब्लड कहाँ से आएगा? ये जो अपनी है वो बॉडी के पार्ट से लेके आ रहे हैं, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों से लेके जा रहे हैं। इम्प्योर ब्लड ट्रैवल होता हुआ जाता है राइट एट्रियम में। अब ब्लड एंटर कर रहा है, एंटर करेगा तो कौन आएगा? तो इनसाइड द हार्ट जा रहा है, इनसाइड द हार्ट ले जाने के लिए कौन आएगी? वेन। लेकिन ब्लड कहाँ से आ रहा है? बॉडी से, तो कौन सी वेन आ जाएगी? वेना कवा आ जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में ये अगर चार्ट याद रख लिया तो पूरा स्ट्रक्चर याद रह जाएगा। कौन कहाँ पे है वो पहले पता होना चाहिए। वेंट्रिकल और एट्रियम में कभी कंफ्यूज मत होना। ऊपर वाला एट्रियम, अल्फाबेट में पहले ए, तो ऊपर कौन रहेगा? एट्रियम। अल्फाबेट में ए के बाद लास्ट में कहीं पे वी, तो क्या रहेगा? वी नीचे रहेगा। ऐसा कन्फ्यूजन दूर कर देना अगर जिनको हो रहा है। बाकी नॉर्मली जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं उनको ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होते वहाँ पे। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ये स्ट्रक्चर में आगे बढ़ा, राइट वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल का काम था कि ब्लड को प्योर करवाने के लिए लंग में भेजना है, मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। ये जा रहा है इसके थ्रू, ये जो ले जा रही है वो कहाँ ले जाएगी? तो लंग में ले जाएगी। लंग में ले जाने के लिए जो वहाँ पे कैपिलरी वेसल होगी, वो वेसल कौन सी होगी? तो हार्ट को बाहर ले जा रही है, मतलब कि आउटसाइड द हार्ट। अगर इट टेक्स ब्लड आउटसाइड द हार्ट तो कौन ले जाएगा? आर्टरी। कहाँ ले जाना है? तो लंग में। लंग के लिए वर्ड यूज करना है पल्मोनरी। तो कौन सी आर्टरी आ जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ ले जाएगी? लंग्स के अंदर। देखो सिंपलेस्ट वे में जा रहा है, 2-3 बार रिवाइज कर देना अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो। हाँ, फिर अब चेक करेंगे कि लंग ने क्या किया। तो ऐसे ही वापस ऑक्सीजनेटेड कर दिया, इम्प्योर ब्लड गया था, प्योर कर दिया। प्योर करने के बाद वो वापस भेजेंगे। वापस यहाँ से भेजते हुए कहाँ दिख रहा है हमें? तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि हमें पता है प्योर ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो ये अपनी जो लेके आ रही है, अब पता था कि इनसाइड द हार्ट है तो क्या आ जाएगा? वेन आ जाएगा। लेकिन कहाँ से आ रहा है? तो लंग से आ रहा है। लंग से आ रहा है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? पल्मोनरी वेन। तो ये कौन सी होगी? पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड लेके आ रही है? प्योर ब्लड लेके आ रही है। पल्मोनरी वेन आएगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से उसे ले जाना है पूरी बॉडी में, और बॉडी में ले जाने के लिए कहाँ जाएंगे? तो आउटसाइड द हार्ट जा रहा है। आउटसाइड द हार्ट तो आर्टरी। बॉडी में जा रहा है तो कौन सी आर्टरी? तो ओर्टा। तो ओर्टा ले जाएगी। ये अपना स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से हमें चढ़ती हुई दिख रही है। ये जो जा रही है इसी को क्या बोलेंगे? ओर्टा। तब आशा रखते हैं कि सारी चीज़ें समझ आ गई है। वापस से एक बार रिवाइज करवा दो। राइट एट्रियम में ब्लड आया इम्प्योर, कहाँ से आया? तो बॉडी से आया। बॉडी से एंट्री ली है, इनसाइड द हार्ट जा रहा है तो कौन होगा? स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि वेन दिखेगा। कौन सी वेन होगी? तो ये स्ट्रक्चर में जो जा रही है वो है अपनी वेना कावा। वेना कावा राइट एट्रियम में लेके जाएगी। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व्स थे। वाल्व्स कौन से थे? तो ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे ओपन होंगे। ओपन होते ही ब्लड राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को भेजना है प्योर करने के लिए लंग में, लेकिन बाहर भेजना है आउटसाइड द हार्ट जा रहा। कौन लेके जाएगा? आर्टरी। कहाँ भेज रहे हैं? लंग में, मतलब कि कौन सी जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये स्ट्रक्चर जो है पूरा कहाँ ले जा रहा है? तो पल्मोनरी आर्टरी को लंग्स में ब्लड ले जा रहा है। लंग्स के अंदर ब्लड प्योर होगा। प्योर होकर ट्रैवल करता हुआ कहाँ से आएगा? ये अपनी एक वेसल दिख रही है जो लेफ्ट एट्रियम में लेके जाएगी। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा कैसा? तो प्योर ब्लड आया था, एंट्री ले रहा है, इनसाइड द हार्ट जा रहा है तो कौन सा है? पल्मोनरी वेन।
तो पल्मोनरी वेन इन्हें लेके आएगी, क्योंकि इनसाइड द हार्ट वेन होती है, कहाँ से लेके आ रही है, तो लंग से, तो पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पे, तो पूरी बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है भाई, बॉडी में ही तो जाता है। हम तो लंग तो इसे यूज ही नहीं करेंगे ना, उन्होंने तो सिर्फ क्या कर दिया, फिर अंदर प्योर करके भेज दिया है। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा, तो बॉडी में, बाहर ले जा रहा है, आउटसाइड द हार्ट, तो आर्टरी, आउटसाइड द हार्ट आर्टरी में क्या होगा, तो कौन लेके जाएगा, ओटा, क्योंकि कहाँ भेज रहे हैं, बॉडी में भेज रहे हैं। बॉडी में भेजने के लिए ओटा, ये बॉडी के लिए, ये बॉडी से लाने के लिए, ये बॉडी लंग में भेजने के लिए, और सेम स्ट्रक्चर पल्मोनरी वेन का भी किसके लिए, तो लंग्स के लिए। तो ये अपने कुछ चार्ट जो है वो ऐसी जगह बनाने होते हैं जो हमें रोज उठ के दिखने में मिल जाए, सुबह दोपहर शाम, जब भी नाश्ता लंच और डिनर करने बैठ रहे हैं, तब ये चीज़ें वापस एक एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी। 3 बार रिवाइज करते जाएंगे, हमें स्ट्रक्चर जो है पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। बोर्ड के टाइम पे हमें सिर्फ इसे रिवाइज, जिसे ओरिजिनल रिवीजन बोलते हैं ना, वो रिवीजन करेंगे हम, रटा रटाया रिवीजन नहीं। रिवीजन वो करते हैं कि अभी टेस्ट के टाइम पे रट लिया, रिचार्ज कर लिया, रिचार्ज खत्म हुआ, वापस से टेस्ट आई, वापस रिचार्ज करना पड़ा, रटना पड़ा। ये प्रोसेस जो है वो ब्रेक करनी थी वहाँ पे। तो सर्कुलेशन अच्छे से समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट लगा कर रख दो वहाँ पे, कहीं पे काम आएगा हमें, कि ये प्रैक्टिस बार बार करते रहना कि कौन कहाँ जा रहा है। क्वेश्चंस अपने आप बनते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि विच टाइप ऑफ ब्लड इज एंटरिंग इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये बताना है अभी आंसर कमेंट सेक्शन में, कि विच टाइप ऑफ ब्लड इज एंटरिंग इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। पता होना चाहिए, पूरा दिमाग में सर्कुलेशन चलना चाहिए, तब जाके वो आसानी से आंसर मिलता है। बाकी हर बार जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, विच टाइप ऑफ ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी आर्टरी, तो वो भी अपना वहाँ पे आंसर दो। वहाँ पे जो लाइव में देखे जा रहे हैं अभी कंप्लीट, वो उनको आंसर वहाँ पे लगाते जाना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कौन सा ब्लड कैरी होगा। विच टाइप ऑफ ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी वेन, तब कहाँ जा रहा है वो तो बाद की बात है, लेकिन कौन सा ब्लड अंदर दिखेगा, जब भी पल्मोनरी वेन को देखोगे तो अंदर कौन सा ब्लड दिखेगा। 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर वहाँ ऑर्डर में बता दो फटाफट से, जब आप यहाँ पे देखते देखते पहुँच रहे हो तब। स्ट्रक्चर अगर पूरा देखने जाए डबल सर्कुलेशन का, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं कि कितने टाइप का सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब जो लंग्स के साथ डील करता है, सिस्टमेटिक अपना जो है सर्कुलेशन, वो किसके साथ डील करेगा, तो बॉडी के साथ। अगर ऐसे याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं वहाँ पे कि 2 टाइप के सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी मतलब डील करेगा लंग्स के साथ, अगर लंग्स के साथ किसी ब्लड की डील हो रही है तो वो ब्लड कौन सा होगा, फिर वहाँ पे इम्प्योर ही होगा जो हमें प्योर करने जा रहे हैं। तो इनके साथ डील डन की हार्ट ने, कि दोनों ने डील डन कर दी, कौन सी, तो कि आप, मैं हार्ट बोल रहा है कि मैं आपको ब्लड भेजूंगा, आप प्योर करके वापस मुझे भेज देना। तो हार्ट टू लंग और लंग टू वापस हार्ट, तो क्या आएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर डील हुई बॉडी के साथ, तो बॉडी ने क्या किया कि भाई मैं लूँगा, सिर्फ मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं, मैं दूंगा तो क्या दूंगा, तो फिर गाली दे सकता हूँ, मतलब कि मैं सिर्फ वेस्ट मटेरियल दूंगा आपको, तो ये वेस्ट मटेरियल भेजेंगे। तो हार्ट ने बॉडी में ब्लड भेजा, बॉडी टू हार्ट आया, तो वो कौन सा हुआ, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। 2 टाइप के सर्कुलेशन डिटेलिंग में याद रखने के लिए काम आ सकते हैं। डबल सर्कुलेशन एंश्योर्स एफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब ये एंश्योर करते हैं, क्या एंश्योर कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है और न्यूट्रिएंट जो है वो सेल को कम्प्लीटली डिलीवर होने चाहिए। डिलीवरी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर बारिश भी हो रही है तो भी वो जोमेटो वाला आएगा वहाँ पे और डिलीवर करेगा। जोमेटो के तौर पे यहाँ उनकी ब्लड वेसल्स है, उनके ऊपर जो बैठे हुए इंसान है, कि जो बाइक जा रही थी उसके ऊपर जो इंसान है वो कौन है, अपने तो ब्लड है जो लेके जाएगा सारी चीज़ें। और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, इनका वेस्ट करना, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए भी डबल सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों अलग अलग ट्रैवल करेंगे तभी जो है ये पॉसिबिलिटी थी। स्विगी जोमेटो दोनों एक साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, एक प्रोडक्ट अच्छी लेके जा रहा है, एक प्रोडक्ट खराब लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ क्या दिखेगा, तो अपने सर्कुलेशन में एक सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का चलेगा, एक सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड या तो प्योर ब्लड का चलेगा। तो ये पूरा अपना डबल सर्कुलेशन का पाथवे है, देख लेना बार बार अगर ज़रूरत पड़ रही है तो। स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ जा रही है। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में वाल कौन सा आएगा, याद रखते जाना, सारे क्वेश्चन जो है अपने दिमाग में दौड़ाते जाना जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल कौन सा, आंसर आ जाना चाहिए वहाँ पे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल कौन सा, आंसर रहेंगे कौन सा, तो यहाँ रहेगा मिट्रल या तो बाइकस्पिड, यहाँ रहेगा कौन सा, तो ट्राइकस्पिड। स्ट्रक्चर में लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी वेसल्स अटैच हो रही है या तो कौन सी ट्यूब अटैच हो रही है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब पोर्शन हो गया ये वाला अपना, ये जो ले जा रहा है पूरी बॉडी के अंदर।
अब बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं मतलब हार्ट के बाहर जा रहा है, कौन आएगा? आर्टरी। बॉडी में जा रहा है, कौन सी आर्टरी? ओर्टा। ठीक है, क्वेश्चन सारे अपने आप से ऐसे बनाते जाओ, स्ट्रक्चर एक बार बना दो अपनी बुक में और वहाँ से क्वेश्चन अपने आप को पूछते जाओ वहाँ पे कि ये स्ट्रक्चर में से अगर हार्ट के अंदर एंट्री कर रहा है कोई ब्लड, तो हार्ट के अंदर आता है तो कब कौन सा ब्लड कौन से चैम्बर में आ रहा है, ये सारा क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे कि बॉडी में कौन सा ब्लड जा रहा है, बॉडी से कौन सा ब्लड आ रहा है, बॉडी में कौन सा ब्लड कौन सी वेसल लेके जा रही है, बॉडी में से कौन सा ब्लड कौन सी वेसल लेके आ रही है। तो ये सारा क्वेश्चन है वहाँ पे जो वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक, MCQs, मैच द फॉलोइंग, ये खास है। मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेते हैं, कॉलम ए या तो कॉलम 1 के अंदर हमें रिटर्न होगा वहाँ पे कि भाई कोई एक वेन्स या तो आर्टरीज लिखी हुई है, सामने लिखा होगा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये 100% गारंटी है कि ये अगली बोर्ड की एग्जाम में हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सैक मैच द फॉलोइंग, जिनके अंदर कॉलम 1 कॉलम 2 एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड, एक तरफ उनके पार्ट्स कि कौन से वेसल कौन से ब्लड को ट्रैवल करवा रही है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में दिखेगा। चांसेस है कि डबल सर्कुलेशन की थियरी भी 4 मार्क्स के अंदर विथ डायग्राम आ सकती है, तो विथ डायग्राम आएगी तो ये स्ट्रक्चर बना देंगे। ज़रूरी नहीं है वहाँ पे कि आप 2 अलग अलग लंग बनाओ, जैसे अपनी बुक बता रही है वैसे ही हमें ऊपर की ओर लंग बता देना है, नीचे की ओर बॉडी बता देनी है। अपर और लोअर बॉडी अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर ये बनाओ तो भी बेहतर है। अपने वाला जो टेक्स्ट बुक में दिया है जहाँ ऊपर सिर्फ लंग बताया नीचे सिर्फ बॉडी बताई है, तो वो भी स्ट्रक्चर इनफ है अपने लिए 4 के 4 मार्क्स गेन करने के लिए। तो स्ट्रक्चर में फिर आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे अपने इसके बाद आ रही है प्रोसेस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कितने टाइप के ब्लड वेसल्स के, तो आर्टरी, क्योंकि यहाँ अलग से पोर्शन इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर अगर देखने जाए हम तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर में देखना है कि टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स में सबसे पहले अपने तो मेजर कंपोनेंट कौन सा है, तो आर्टरी और वेन है। फिर क्या आ रही थी, कैपिलरीज आ रही थी। लेकिन आर्टरी और वेन में जो अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा रही है, आउटसाइड द हार्ट ले जा रही है, तो वो कौन सी थी, तो आर्टरी थी। कौन सा ब्लड ले जाएगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी, सिवाय किसके, तो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये सारे क्वेश्चन बन गए कि अवे फ्रॉम द हार्ट अगर कोई ले जा रहा है तो आर्टरी है, ब्लड कैसा जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड जाएगा। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाएगा, तो ओर्टा के थ्रू जाएगा। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओर्टा भी बहुत सारे टाइप्स में कन्वर्ट हो सकती है। लेफ्ट पोर्शन का पूरा पार्ट है, राइट पोर्शन का तो राइट ओर्टा जाएगी, लेफ्ट ओर्टा जाएगी। ये स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे मल्टीपल दिखेंगे, इसीलिए बोला है कि एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड ले जाएगी, तो डीऑक्सीजनेटेड। सेम इसी की अपोजिट प्रोसेस रहेगी कि अगर टुवर्ड द हार्ट जा रहा है, मतलब इनसाइड द हार्ट जा रहा है, तो उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी से, किसके थ्रू आएगा, तो वेना कावा। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, वो कैसा ब्लड लेके जाएगी, उनसे अपोजिट, मतलब कि वो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती थी, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी। कैपिलरीज की बात करते हैं तो थिन वेसल्स है, ये दोनों थिक वेसल्स है अपनी, क्योंकि ये मेजर वेसल्स है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर फ्रॉम द हार्ट कोई चीज़ अंदर एंटर कर रही है तो आर्टरी के अंदर आएगी, आर्टरी के थ्रू वो चीज़ें जो है बॉडी के अंदर ट्रैवल करवाई जाएगी, लंग के अंदर भेजी जाएगी, वेन में लंग से कलेक्ट की जाएगी या तो बॉडी से कलेक्ट की जाएगी। तो हार्ट से कोई चीज़ जा रही है तो वो आर्टरी के थ्रू, टू हार्ट जा रही है कि हार्ट की ओर जा रही है तो वेन के थ्रू जाएगी। तो स्ट्रक्चर जो है इस तरह से कुछ निकल रहा है वहाँ पे कि कौन क्या क्या लेके जा रहा है। कैपिलरीज थिन वेसल्स है वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स अकर्स। ये जो हमें छोटी छोटी दिख रही है वही क्या है, कैपिलरीज की, जिनकी ब्रांच निकल रही है, चाहे वो आर्टरी की हो या वेन की हो। दोनों की जो ब्रांचिंग है उस ब्रांचिंग को ही क्या बोल देंगे हम वहाँ पे, कैपिलरीज। इतना स्ट्रक्चर वहाँ पे सफिशिएंट है। 2 मार्क में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, तो वहाँ 2-3 पॉइंट हम लिख पाएंगे। 2 पॉइंट सफिशिएंट है वहाँ पे, दोनों के अंदर 2-2 पॉइंट लिखेंगे, टोटल 4 पॉइंट हो जाएंगे। 4 पॉइंट सफिशिएंट है कितने मार्क्स लाने के लिए, तो 2 मार्क्स लाने के लिए, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से कर लेना। वहाँ फिर आ रहा है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब अब थोड़ी ब्लड की जो हमें स्टडी करनी है कि ब्लड कैसा होता है। तो ये हमें जो अच्छे से बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिया हुआ है अपनी आर्टरी का या तो वेन का, जो भी अपनी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल करते हैं वहाँ पे ब्लड। लेकिन ब्लड के अंदर कौन, तो मेजोरिटी में कंपोनेंट रहते हैं उनकी ये जो रेड ब्लड सेल्स है, RBC, RCB वाला हट जाना। अभी RCB जीतने की वजह से बहुत सारी RBC जो है लॉस हुई थी, स्टैम्पेड हुई ना, स्टैम्पेड के अंदर बहुत सारा खून जो है बह गया था। वैसे RCB का कलर भी रेड ही है, तो काम तो था ही। चलो छोड़ो, कोई नहीं। वो वेन के अंदर या आर्टरी के अंदर इस तरह से कुछ किया जा रहा है, ब्लड ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, उनके अंदर जितने जितने छोटे छोटे RBCs जा रहे हैं
वो आरबीसी का काम क्या है? तो अभी हमने बोला था कि ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को ट्रैवल करवाना। वो ट्रैवल ब्लड के अंदर भी कोई पर्टिकुलर सेल्स कर रहे हैं तो क्या? हाँ कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? तो आरबीसीज कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी का कोई काम नहीं है, प्लेटलेट का कोई काम नहीं है। कंपोनेंट देखते हैं पहले ब्लड के, कौन से कंपोनेंट में कौन सी कैपेसिटी में ब्लड के सेल्स काम आ रहे हैं। सबका अलग अलग फंक्शन है वहाँ पे, क्या क्या काम देना है इनको। तो काम देने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कितने टाइप के कंपोजिशंस है वहाँ पे, मतलब ब्लड किन किन चीज़ों का बना हुआ है। तो सबसे पहले इनका मेजर अमाउंट जो है वो किसका भरा हुआ है? तो प्लाज्मा। क्योंकि हम जब यहाँ कट लगाते हैं तो जो हमें फुवारा निकलता है वो दिख रहा है पूरा, कि जो वहाँ पे प्रेस के साथ एक पिचकारी बोल रही है वो किसकी है? तो पूरा फ्लूइड निकल रहा है, वो ज़्यादातर प्लाज्मा। प्लाज्मा के अलावा क्या रहेगा? तो वहाँ पे सेल्स रहेंगे। कि अगर देखने जाए तो मेजर दो टाइप के, एक प्लाज्मा होगा, एक सेल्स होंगे। सेल्स कितने टाइप के? तो एक आ रहा है आरबीसीज, दूसरा आ रहा है डब्ल्यूबीसीज, और आएंगे प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इतने स्ट्रक्चर जो है वो मेजर सेल्स है, प्लाज्मा के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। प्लाज्मा क्या है? तो वो अपने ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। फ्लूइड पार्ट विच कैरीज न्यूट्रिएंट एंड हॉर्मोन्स, कि न्यूट्रिएंट लेके जा रहा है, हॉर्मोन्स लेके जा रहा है। साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी वही ट्रैवल करवाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए मेजोरिटी में कौन रहेगा? तो सेल्स रहेंगे। कौन सा सेल? तो आरबीसी। इट कैरीज ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। ये अब क्या आ गया? तो हीमोग्लोबिन एक टाइप का क्या है? तो प्रोटीन है। ये याद रखना, कोई पूछ ले हीमोग्लोबिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है। तो क्या है? प्रोटीन है। ज़्यादातर अपनी बॉडी में जितना स्ट्रक्चरल इवेंट होती है, स्ट्रक्चर के ऊपर जहाँ डिपेंड करता है ना, वहाँ कौन रहेगा? ज़्यादातर हमें प्रोटीन दिखेगा। डब्ल्यूबीसी का काम है फाइट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस लगाने वाले जो पैथोजेंस है, तो अपना पूरा अगर आर्मी बोले, बॉडी की आर्मी कौन सी है? तो डब्ल्यूबीसी है। जिनको आर्मी का ज़्यादातर काम ये होता है कि ये वेपन यूज़ करके पैथोजेंस को, मतलब कि अपनी जो आर्मी होती है इंडियन आर्मी, वो क्या करती है? तो वेपन्स बाहर से मंगवाती है, वो वेपन्स को यूज़ करती है। यहाँ डब्ल्यूबीसी के पास खुद की फैक्ट्री है, तो वो खुद वेपन बनाएगी भी, फिर अपने सोल्जर्स को ट्रेन भी करेगी। वही सोल्जर जो आगे चल के पैथोजन को मार देंगे। ये प्रोसेस जो चल रही है, फाइट कर रहे हैं इन्फेक्शंस के सामने। किसके इन्फेक्शन के सामने? तो पैथोजन। पैथोजन वर्ड से मैं यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जितने भी अपनी बॉडी को इन्फेक्शंस लगा सकते हैं वो सारे आ गए वहाँ पे। कोरोना को भी तोड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी की ज़रूरत थी वहाँ पे। अपने डब्ल्यूबीसी इतने ज़्यादा इवोल्व थे नहीं, तो अपना कोरोना जो आसानी से टूट नहीं रहा था, इसलिए हमें वैक्सीन लगवानी पड़ी। अपने डब्ल्यूबीसी को हमने ट्रेन किया कि बाहर से हमने भी हेल्प दी, तब वो डब्ल्यूबीसी ने जाके कोरोना को जो है मार गिराया। दूसरा आ रहा प्लेटलेट्स। कहाँ काम आते हैं? तो मेजोरिटी में इनका काम है ब्लड क्लोटिंग का, कि जब भी आपको खेलते खेलते या कोई भी चीज़ की वजह से एक्सीडेंटल कंडीशंस में जब कटिंग हो जाती है, तो कट लगने की वजह से जो ब्लड रिलीज हो रहा है, कहीं पे भी कोई कटिंग हो जाए तो वहाँ ब्लड रिलीज होते ही 7 to 8 मिनट्स के अंदर उसके ऊपर एक थिक कवरिंग बन जाती है। थिक कवरिंग कैसे दिखती है? तो ब्राउनिश स्ट्रक्चर दिखता है हमें, प्लेकॉइड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ऊपर, जो हम ऐसा ऐसा करके निकाल भी देते हैं वहाँ पे। लेकिन वो जो प्लेकॉइड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, वो जो थिक वॉल बन रही है, ब्राउनिश वॉल, वो किसकी वजह से आती थी? प्लेटलेट्स की वॉल होती है जो ब्लड क्लोटिंग करवाती है। इसके आगे हम डीकम्पोजिशन, अपना कंपोजिशन जो है, वही कंपोजिशन को थोड़ा चार्ट के फॉर्म में बता देता हूँ, ताकि आपको याद रखने के लिए दिक्कत ना हो। सारी प्रोसेस जो है याद रखनी है मैं वहाँ पे। पहले ये देख लो कि इस तरह से फ्लो होते हुए जा रहे हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे आरबीसी दिखाया गया है। बीच में जो है अगर जूम करके देखोगे तो वहाँ वाइट यहाँ से वाइट स्ट्रक्चर दिखता हुआ जा रहा है, जाता हुआ दिख रहा है वहाँ पे वाइट स्ट्रक्चर। वो वाइट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो वाइट ब्लड सेल्स है। कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हमें वहाँ पे दिखेंगे प्लेटलेट्स के तौर पे। यहाँ स्ट्रक्चर जो है पूरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें। अगर ब्लड का स्ट्रक्चर देखने जाए तो ब्लड के स्ट्रक्चर में अपने पास कौन से मेन कंपोजिशन है? तो ब्लड डिवाइडेड हो रहा है, दो मेन पार्ट लेके बैठा हुआ है। दो कौन से मेन? तो एक आ जाएंगे अपने अंदर ब्लड सेल्स, देन अपने पास है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा और ब्लड सेल्स जो है, उसमें भी ब्लड सेल्स कितने टाइप के? तो 3 अलग अलग टाइप की कैपेसिटी में आ रहे हैं। कौन कौन आएंगे? तो एक आएगा आरबीसी, फिर आएंगे डब्ल्यूबीसी और आ जाएंगे प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो पूरा फ्लूइड स्ट्रक्चर है, फ्लूइड स्ट्रक्चर भरा हुआ है वहाँ पे। इनके अंदर क्या होता है? तो हमें मेजोरिटी में क्या दिखेंगे? प्रोटीन्स दिखेंगे। अगर जानना है हमें कि कौन से प्रोटीन होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि जैसे एक अल्ब्यूमिन करके प्रोटीन आएगा वहाँ पे। इसके अलावा कौन रहेगा? तो वहाँ पे रहेगा फाइब्रिनोजन करके प्रोटीन रहेगा। और इनके अलावा कौन रहेगा? तो वहाँ पे ग्लोब्यूलिन करके प्रोटीन रहता है, जो हेल्प करता है डब्ल्यूबीसी को किसी काम के लिए, तो अपने
WBC का काम था फाइट करना, तो फाइट करने के लिए काम आ जाते हैं ग्लोब्यूलिन। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इसमें देखने जाए तो सबसे मेजर अमाउंट में कौन रहेगा, RBC। उसके बाद अगर देखने गए तो प्लेटलेट्स, कितना काम होता है इनका, तो 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। मतलब आप अगर एक ऐसा बॉक्स बनाओ 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का हाइट, 1 मिलीमीटर की लेंथ, ये सारी चीज़ें अगर बनाओ वहाँ पे कि 1/1/1 हाइट, लेंथ, अपनी जो हाइट, विड्थ और लेंथ, इतनी 3 चीज़ों को अगर देख लोगे वहाँ पे, तीनों जो 1 मीटर का 1 मिलीमीटर का क्यूब बनाओगे, तो एक छोटे से ड्रॉपलेट आ रही है। एक ड्रॉपलेट के अंदर कितना रहता है, तो RBC का कंसंट्रेशन 5 to 5.5 मिलियन RBC वहाँ ट्रैवल करते हैं। WBC का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होगा, वो कितना रहता है, तो 4000 to सिर्फ 8000 इतना स्ट्रक्चर में आएंगे। प्लेटलेट्स जो है वो कितने आ जाएंगे, तो प्लेटलेट्स आ जाते हैं 1.5 to 3.5 मिलियन, किसमें, तो पर मिलीमीटर क्यूब में। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए या बेसिक कॉन्सेप्ट में चाहिए। अगर ब्लड का देखने जाए तो ब्लड के ग्रुप्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ कि 2 अलग अलग टाइप के ग्रुप है अपने पास। एक है ABO ब्लड ग्रुप, एक होता है RH ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप के साथ आप क्या कर सकते हो, तो ABO ब्लड ग्रुप के साथ आप बता सकते हो कि ब्लड ग्रुप कौन से टाइप का है। A ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है या O ब्लड ग्रुप है। ये 4 टाइप आप किसकी मदद से बता सकते हो। ABO ब्लड ग्रुप की जो टेक्निक है, RH के थ्रू क्या बता पाओगे, तो या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। अगर दोनों के ऊपर से देखने गए तो किसी का ब्लड, हम ब्लड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि A पॉजिटिव A नेगेटिव, मतलब कि ABO के थ्रू वो ब्लड कौन सा था, A था। RH के थ्रू वो कौन सा था, नेगेटिव था। तो A नेगेटिव था, A पॉजिटिव था। B नेगेटिव, B पॉजिटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। ये 8 अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स है अपने पास टोटल, कि A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव N नेगेटिव, O पॉजिटिव N नेगेटिव। देखने जाए तो मेजर टाइप्स कौन से थे, तो ABO और RH। इनको डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे कहाँ पे, तो हायर स्टडीज़ में 11th के अंदर पूरा चैप्टर आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पर हमें ब्लड के अंदर पूरा ही डिटेल में जाना है। लेकिन ब्रीफ इतना लेके जाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले वहाँ पे कि किसके बारे में हम स्टडी करने वाले। तो 10th तक क्या है, तो अपना ब्लड के कंपोजिशन हमें पता होने चाहिए, कौन कौन है अपने अंदर, कौन कौन है, कितना कितना है, वो हम 11th में देखेंगे। कौन कौन है वो, RBC है, WBC है, प्लेटलेट है और प्लाज्मा है। तो इतने कैरेक्टर याद रखने के बाद हम जाएंगे वहाँ पे। ये लिखने के लिए अपने पास चार्ट है, कि चार्ट कहीं अपनी नोट्स वगैरह जो बना रहे हो आप उनके अंदर लिख के रख दो। चार्ट के बाद स्ट्रक्चर जो है आ रहा है किसका, तो लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ, लेकिन हाफ सर्कुलेशन ब्लड का कंप्लीट किया। और एक अपने पास कंपोनेंट है जो बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। ट्रैवल करने के साथ साथ वो क्या करता है, तो वहाँ पे कुछ अपने फंक्शंस वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। कौन से ऐसे फंक्शंस है जो वहाँ पे वो लिम्फेटिक सिस्टम क्रिएट कर रहा है। ब्लड के अलावा दूसरा जो अपना कंपोनेंट आ रहा है वो है लिम्फ के अंदर, मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर अगर देखना जाए तो ये लिम्फेटिक वेसल्स जा रही है, किसके अराउंड में जाती है, तो ये अपनी जो ब्लड वेसल्स थी वो ब्लड वेसल्स के ही अराउंड में वो कवर्ड रहती है। ब्लड के अंदर अगर किसी चीज़ का ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो ट्रैफिक जैम करने के लिए क्या करेंगे, उसे लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर करवा देंगे। कि यहाँ जो अपने स्ट्रक्चर में दिखाया गया, हमें यही दिखा रहा है कि जब रिलीज करता है ना लिम्फेटिक वेसल्स, वो पोर्शन दिखा रहा है। लेकिन पहले समझेंगे ऐसे कि स्ट्रक्चर में था क्या। तो अगर प्रोसेस को देखने जाए तो प्रोसेस कुछ ऐसी थी कि अगर ये ब्लड वेसल जा रही है, ब्लड वेसल के तुरंत नीचे हमें दिखेगी कौन सी, ये, या तो ये इस तरह से कोल्ड हो जाएगी पूरी, इसी के साथ साथ ट्रैवल करती हुई जाएगी। ये जो हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है वही स्ट्रक्चर काम आ जाएगा पोर्शन बताने के लिए कि कौन से है। तो यहाँ लिम्फ जो है वो ट्रैवल होता हुआ जा रहा है। मतलब ये है कि ये अगर अपनी ब्लड वेसल थी तो उसके ऊपर इस तरह से जा रही है, बीच में गैप है, दोनों अटैच नहीं हो रहे, बीच में थोड़ा गैप है, ऐसे करके कोल्ड होती जा रही है। तो ये कोल्ड होते हुई जा रही है। उसमें यहाँ से मान लो कि RBC के जा रहे थे कंपोनेंट, RBC के ऊपर ग्लूकोज था। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हाई हो गया है ब्लड में कि उसको प्लाज्मा में ट्रैवल करने की नौबत आ गई है। कोई RBC उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ये ग्लूकोज बढ़े सारे, तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ग्लूकोज का। यहाँ पे कंसंट्रेशन लिम्फ के अंदर वो लो है, तो यहाँ से डिफ्यूजन की सिंपल प्रोसेस के थ्रू वो ट्रैवल करवा दिए जाएंगे कहाँ पे, ब्लड के अंदर। अब अगर एक्सेसिव अमाउंट में तो एक्सेसिव अमाउंट वाले जितने भी है यहाँ पे हम ट्रैवल करवाते जाएंगे ऐसे।
यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आगे ट्रैफिक जाम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या हो गया, वापस लो। यहाँ ग्लूकोज कैसा हो गया, हाई हो गया। तो यहाँ क्या कर देंगे, तो हायर कंसंट्रेशन टू से वापस लोअर कंसंट्रेशन, मतलब वापस ब्लड वेसल को दे देंगे ट्रैफिक जाम होने के बाद। ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो हम ऐसे समझेंगे कि एक रास्ते पे जा रहे हैं हम, जो अपना मेन रोड है, यहाँ मेन रोड में निकलते हैं। वो मेन रोड के अंदर हुआ ये कि भाई अपना सिग्नल आ रहा है, तो सिग्नल के ऊपर ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम जो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक जाम हो गया। अब करेंगे क्या, तो अगर लेट हो रहा है तो वहाँ से कोई भी अगर बाजू में से छोटी सी गली जा रही है तो वो गली से हम डाइवर्जन ले लेंगे, गली से निकलेंगे, आगे चल के उसी रास्ते में वापस मिल जाएंगे। यहाँ से गए, इस रास्ते से गए, आगे वापस मिल गए। तो इन्होंने भी यही किया कि ग्लूकोज का यहाँ ट्रैफिक जाम था, उन्होंने बिठा दिया दूसरी गली में, मतलब कि दूसरी सिस्टम में जो सर्कुलेशन के लिए काम आ रही है, जो कि एसोसिएटिव सिस्टम है, जो मेजर नहीं है। मेजर इनके थ्रू कभी किसी सेल के अंदर कोई चीज़ नहीं एंट्री करेगी। सेल तो सिर्फ किससे सारा जो है मटेरियल लेते हैं, तो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट वाला है, जो ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। इनको सर्कुलेट करवाने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम है, लेकिन वो असिस्टेंस कर रही है कि वहाँ से सारी गाड़ी अगर वहाँ जाने लगी तो वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो ये तो बस्ट कर सकती है ना, कोलैप्स हो सकती है। इसीलिए सिर्फ कुछ अमाउंट में ही ये मटेरियल जो ब्लड के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में था, उसी को कहाँ लेंगे, लिम्फ के अंदर। तो ये प्रोसेस करवाती है। देखते हैं इनके अंदर लिम्फ है क्या। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, दिखेगा कैसा, कलरलेस। बोल देते हैं कभी कभी येलो कलर का हो जाता है। येलो कब होगा, जब ये चीज़ें अंदर एंटर कर देगी। तो इनका कलरलेस था, कुछ कलर था ही नहीं। अगर आपने कलरलेस चीज़ों में कुछ भी डाला, कलरफुल चीज़ डाली, तो वो कलरफुल चीज़ उसके अंदर लगेगी, तो वो फ्लूइड वैसा हो जाएगा। ज़्यादातर ये कलरलेस होता है, लेकिन जब कोई चीज़ अंदर स्टोर करके रख रहा है या तो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तब इनका स्ट्रक्चर जो है वो येलो हो जाता है। येलो क्यों हो जाता है, येलोइश, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स के आने की वजह से। तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड वाइट ब्लड सेल, कभी कभी ये हो जाता है कि वाइट ब्लड सेल भले ही कम थे, लेकिन इतने ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं क्योंकि कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो इन्फेक्शन हुआ है तो वाइट ब्लड सेल्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे, सारे जो है आर्मी पूरी निकलेगी अपना अटैक करने के लिए। तो तब ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम होने की वजह से डाइवर्जन यूज़ करने पड़ेंगे, तो फटाफट से ट्रांसफर कर पाए, इसलिए वाइट ब्लड सेल को भी लिम्फ के थ्रू हम ट्रैवल करवाते हैं। फंक्शंस मेजॉरिटी में क्या है, तो रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज। अगर किसी टिश्यू के अंदर, इनके बाजू में ही अगर बगल में यहाँ पे कोई टिश्यूज वगैरह लगी हुई थी, तो उनके अंदर भी हमें एक्सेसिव अमाउंट पे जो फ्लूइड था वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ स्टोर कर लेना था। जब वो टिश्यू के पास वापस उसकी शॉर्टेज होगी, तब यहाँ से वापस रिलीज करके दे देंगे। फिर आएगा फाइट्स इन्फेक्शन, क्योंकि इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली फाइट नहीं करता है, इनडायरेक्टली कैसे करेंगे, तो वाइट ब्लड सेल्स है यहाँ पे, वाइट ब्लड सेल्स ट्रैवल करवा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली तो इन्होंने हेल्प की। मतलब थोड़ा तो क्रांतिकारी ये भी है कि ये भी जंग लड़ सकते हैं पैथोजन के सामने। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन से जब ब्लड फैट को एब्जॉर्ब करने जाता है, जैसे ग्लूकोज ले लिया, एमिनो एसिड ले लिया, ये सारी चीज़ें इंटेस्टाइन से ब्लड ने ले ली। फैट जो है थोड़ा लार्ज मोलिक्यूल था, इसीलिए हमें अपने वहाँ से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों को एक साथ लाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो एब्जॉर्ब करवाने के टाइम पे भी कौन आएगा, लिम्फ आएगा। मतलब कि इंटेस्टाइन की लेयर है, ऊपर लिम्फ वेसल्स है, उसके ऊपर ब्लड वेसल है। डायरेक्ट ब्लड वेसल में एंट्री नहीं कर सकता था, इसीलिए सबसे पहले इन्होंने लिम्फ में एंट्री ली। थोड़ा आगे जाके वहाँ से लिम्फ ने किसे दे दिया, तो ऊपर वाला जो ब्लड वेसल था उसमें एंटर करवा दिया। ये प्रोसेस चलती है। तो 3 मेजर इनके फंक्शंस है। इतनी चीज़ें सफिशिएंट है अपने लिम्फेटिक सिस्टम के लिए। हाँ, एक याद रखना कि लिम्फ को ट्रैवल करवाने के लिए या सर्कुलेट करवाने के लिए कौन सा सिस्टम है, तो लिम्फेटिक सिस्टम है। ब्लड को सर्कुलेट करवाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या तो सर्कुलेटरी सिस्टम, विच इज इंक्लूडिंग हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो वो इंक्लूड कर रहा है किसे, तो अपने फ्लूइड। इसमें फ्लूइड कौन सा है, तो लिम्फ फ्लूइड है। अगर वहाँ वेसल्स की बात करें तो वेसल्स कौन सी आ जाएगी, तो लिम्फ वेसल आएगी। तो ये लिम्फ वेसल का जो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, पूरा एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है, वो सिस्टम को बोल देंगे लिम्फेटिक सिस्टम। तो अगर देखा जाए तो लिम्फेटिक सिस्टम एक फ्लूइड का बना हुआ है, फिर वेसल्स का बना हुआ है, और ये लिम्फ वेसल्स और फ्लूइड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम बनाएंगे। यहाँ एनिमेशन के थ्रू जो है हमने प्रोसेस थोड़ी बहुत दिखाई हुई है कि क्या करते हैं। यहाँ इनके अंदर ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं हमें, ये पार्टिकल न्यूट्रिएंट थे। न्यूट्रिएंट इनके अंदर स्टोर्ड हुए थे अगले रीजन में, वहाँ से धीरे धीरे करके ट्रैवल करते हुए आ रहे थे। ट्रैवल करके जब इनको ज़रूरत पड़ी तब इन्होंने यहाँ से रिलीज़ किया। ब्लड वेसल कोई ना कोई इसे एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट करके फिर वो बाकी की टिश्यूज़ में उसे फैला देगी। तो ये रिलीजिंग का पॉइंट बता रहा है। एनिमेशन में मैं एंट्री का पॉइंट नहीं बताया। जैसे बाहर जा रही है वैसे ही वो एंटर भी करेंगे, कि आगे ट्रैफिक जाम था, वहाँ से एंटर कर लिया, इधर ट्रैफिक कम हो गया तो यहाँ से रिमूव कर दिया। ये प्रोसेस के थ्रू जो हम लिम्फ वहाँ पर चला सकते हैं। यहाँ अपना जो है
एनिमल के अंदर जितना पढ़ना था या ह्यूमन के अंदर जितना सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना था वो पूरा वाइंड अप हुआ। लेकिन उसके बाद प्लांट का हम सर्कुलेशन देखने जा रहे हैं, छोटा सा ही रीजन है, वहाँ पे कवर कर लेंगे कि सर्कुलेशन इन प्लांट्स क्या होगा। तो प्लांट को सर्कुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स या तो एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट करने की उनको भी ज़रूरत है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उनके अंदर भी वेसल्स होंगी। हाँ, भले उनके पास ब्लड नहीं है कि उनको काटते हैं तो वो सीधा अपने मुंह पे ब्लड नहीं मार देते ना, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, तो वहाँ जितने न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे और भेजेंगे कहाँ पे, तो अपने स्टेम के अंदर, स्टेम के अंदर या लीफ के थ्रू हम ट्रैवल करवाएंगे। उनके लिए जो वेसल्स आएगी उनके लिए भी वापस जाना पड़ेगा हमें अपने छोटे भाई बहन के पास जो 9th में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ी हुई है ये टिश्यूज़ कि जाइलम और फ्लोएम। आपने भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है या तो रटी हुई है तो भूल गए। लेकिन इधर सर्कुलेशन इन प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स ऑल्सो नीड ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनके पास भी एक सिस्टम तो होना चाहिए भाई। इनके साथ भी कोई हम जो है सुलूक जो है अपना बदलेंगे नहीं। ये भी क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे अपने अपने न्यूट्रिएंट्स को या तो एक्सक्रीटरी मटेरियल को। क्या क्या मूव करवा रहे हैं, तो मूव वाटर, मिनरल्स एंड फूड, तीनों चीज़ों को मूवमेंट करवाना है। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा अपने जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है कि सबके पास अलग अलग वेसल्स भेजो, आर्टरी भेजो, वेन भेजो, कैपिलरी भेजो। इनमें सिंपल सी चीज़ है, दो ही टिश्यूज़ है, एक है अपने पास जाइलम और एक अपने पास फ्लोएम। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट डील होती है, जैसे अपने में क्या हो रहा था, तो दो अलग अलग डील हो रही थी, एक लंग के साथ डील करनी थी, एक बॉडी के साथ डील करनी थी। ये ऐसा कोई बवाल खड़ा नहीं करेंगे वहाँ पे, सीधा डायरेक्ट डील करेंगे। इनको डायरेक्ट न्यूट्रिएंट जो है वो सेल्स को देना है, सेल्स से वापस एक्सक्रीटरी मटेरियल एब्जॉर्ब करना है। अगर न्यूट्रिएंट के तौर पे अपने वाटर में और मिनरल्स है, वाटर और मिनरल्स है, तो वो ट्रैवल करेंगे जाइलम के थ्रू। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन फूड का हो रहा है, जो फूड इन्होंने अपने अंदर प्रोड्यूस किया था, क्योंकि द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप है मतलब कि वो फूड अपना खुद बना रहे हैं, तो खुद बना रहे हैं तो ट्रैवल भी तो करवाना पड़ेगा। तो मेनली क्या बनती है, शुगर। और कौन सी शुगर, ये आपको कमेंट में बतानी है, क्योंकि आपने न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है। न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है तो आपको शुगर पता होनी चाहिए कि कौन सी ट्रैवल कर रही है, किसके थ्रू ट्रैवल करवाएंगे, फ्लोएम के थ्रू। थोड़ा यहाँ डायग्रामेटिक व्यू पिक्चर के थ्रू दिया गया है कि वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट, कि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ये अगर पता नहीं है हमें तो ये 9th वालों को भी नहीं पूछना है। ये कहाँ जाके पूछेंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म करने के बाद जो अपने 4th में आ रहा है ना, उनको जाके पूछ लेंगे। उनको भी पता है कि रूट क्या करेंगे, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन 9th वालों को पूछोगे तो वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि वाटर के साथ साथ कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब होती है, तो मिनरल्स हो जाता है। मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है वो अब हमें 10th में पढ़नी थी कि वहाँ पे क्या था, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू कोई चीज़ अंदर इंटर कर रही है, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन है इधर इसका, तो सारे न्यूट्रिएंट का या मिनरल्स का, ये मिनरल जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, मिनरल्स में बहुत सारा होता है। इसे हायर स्टडीज में हम कभी अपना स्टडी करेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट है हायर कंसंट्रेशन है सोइल के अंदर, रूट के अंदर इनका कंसंट्रेशन लो है, तो हायर कंसंट्रेशन टू कहाँ जाना शुरू करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन। ये सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू प्लांट ने क्या किया, रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन किया वाटर और मिनरल्स का। यहाँ वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत थी नहीं, ज़रूरत कहाँ थी, तो लीफ के ऊपर। लीफ में भेजने के लिए भी सेम प्रोसेस चलेगी, डिफ्यूजन। यहाँ जितने भी सेल्स, ऐसे सेल्स लगाए हुए हमने, यही सेल्स मिलके मल्टीपल टिश्यू बनाए और वो टिश्यू को हमने बोल दिया जाइलम। कि जाइलम कहाँ से कहाँ जा रही है, तो रूट टू लीफ, किसी चीज़ को ट्रैवल करवाना, किसी मतलब कौन सी चीज़ को, वाटर एंड मिनरल्स को। तो ट्रैवलिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ इज अकर्स बाय जाइलम, कि जाइलम के थ्रू ट्रैवल करवाएंगे। इन सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन लो, रूट के अंदर कंसंट्रेशन हाई, हायर टू लोअर। उसके ऊपर वाले सेल के पास कंसंट्रेशन लो, नीचे वाले सेल के पास कंसंट्रेशन हाई, हायर टू लोअर। ऐसे धीरे 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 करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे, लीफ के पास। लास्ट में आएंगे, अगर यहाँ कोई सेल था, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर रिच इन सेल्स ऑफ द स्टेम या तो जाइलम, उनके अंदर रिच है, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन है। लीफ के अंदर उनका कंसंट्रेशन लो है, तो सीधा ट्रैवल करवाएंगे स्टेम टू या तो जाइलम टू लीफ। लीफ में अगर भेज दिया मिनरल, वो अपना काम शुरू कर देंगे। हमने रॉ मटेरियल भेज दिया, वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस चलेगी किसके लिए, तो जाइलम के। या अगर फूड का काम देख रहे हैं तो फूड का काम पूरा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा कि ये फूड प्रोड्यूस करेंगे। लीफ के अंदर फूड का कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। स्टेम के अंदर देखने गए तो स्टेम के अंदर वो फंक्शन लो हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है उस प्रोसेस के थ्रू आगे देखेंगे वहाँ पे कि लाइट के थ्रू ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करने के बाद वो आगे ट्रैवल करवाते हैं। ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी।
अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोएम के लिए। फूड आया तो लीफ टू कहाँ जाएंगे, रूट, या तो लीफ टू बाकी के सारे ऑर्गन्स। और रूट से अगर कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है तो वो वाटर जा रहा है, वाटर के साथ साथ थोड़े बहुत मिनरल्स भी जा रहा है। इसी प्रोसेस को थोड़ा आगे डिटेल में लेते हैं कि मेजर जो है जाइलम और जाइलम की प्रोसेस चल रही है, तो वहाँ डिटेल में अगर लेते हैं कि कौन सी प्रोसेस चल रही है, तो सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन से काम चलेगा नहीं, कुछ प्रेशर वहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। कैसे कैसे प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे हम वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल, सबसे पहले ये प्रोसेस होगी। और ये प्रोसेस के लिए काम क्या आएगा, तो ड्रिवन बाय रूट प्रेशर। कि रूट प्रेशर होगा कि रूट के अंदर जो प्रेशर जनरेट किया था हमने अंदर की ओर, रूट के अंदर लोअर कंसंट्रेशन या लोअर प्रेशर, बाहर सोइल में हायर प्रेशर, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर हुआ किसका, वाटर एंड मिनरल्स का, ये रूट प्रेशर था। ऊपर जो है भेजना था रूट से अगर आगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ट्रांसपीरेशन पुल होना चाहिए। मतलब ऊपर से इधर जो टिप पार्ट है या जितने लीफ है, वो लीफ के पार्ट में अगर वहाँ से कुछ उन्होंने अपना वाटर लॉस किया तो लीफ के अंदर वाटर कम होगा, फिर उसके नीचे वाले सेल में वाटर ज़्यादा है तो वो उनको देंगे। ऐसा करके ऊपर ऊपर जो है स्ट्रक्चर खींचा जाएगा, मतलब पुल किया जाएगा। तो वाटर को इस तरह से पुल किया जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर ड्रॉपलेट्स आर रिलीज फ्रॉम अपने स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देंगे, वाटर रिलीज करवा देंगे, तो इसे ही क्या बोल देंगे, ट्रांसपीरेशन पुल। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस भी कुछ ऐसे है। अगर स्ट्रक्चर देखना जाए, यहाँ पे पूरा एनिमेशन है अपने पास, कि एनिमेशन में क्या दिखा रहा है, यहाँ वाटर और मिनरल्स दोनों जो है एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं रूट के अंदर। रूट एब्जॉर्ब करके उन्हें भेज रहा है कहाँ पे, तो ऊपर की ओर, ऊपर जो धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए यहाँ से सनलाइट की वजह से स्टोमेटा वाटर रिलीज कर देगा, क्योंकि जब सनलाइट होगी तब मॉइस्चर ऑलमोस्ट जो है 0% हो जाएगा। एटमोसफियर में मॉइस्चर है ही नहीं, है ही नहीं, तो बाहर वाटर का कंसंट्रेशन लो है, अंदर कैसा है, हाई है, तो हायर टू लोअर, मतलब कहाँ जाएगा, लीव टू एटमोसफियर, तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा या तो ट्रांसपिरेट हो जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कुछ ऐसी है जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट स्टोमेटा के थ्रू रिलीज किए जाते हैं। तो मेजर ये दोनों को एक्सप्लेन करना है। रूट प्रेशर, रूट प्रेशर के थ्रू क्या होगा, सॉइल टू रूट वाटर और मिनरल ट्रैवल करेंगे, तो रूट प्रेशर के थ्रू। ट्रांसपिरेशन पुल मतलब रूट टू लीफ तक जो चीज़ें जा रही है वो किसके थ्रू जा रही है, ट्रांसपिरेशन पुल। जो प्रोसेस हुई थी ट्रांसपिरेशन की वो लीफ में हुई थी, उसके थ्रू एक पुल जनरेट हुआ। ऐसे धीरे धीरे करके वो एक एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर ला रहे हैं, कि नीचे वाले ने ऊपर वाले को दिया, फिर उसके नीचे वाले ने उसके ऊपर वाले को, ऐसा करके धीरे धीरे करके हम सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे पूरा। अगर यही प्रोसेस हम फ्लोएम के लिए देखें तो फ्लोएम की जो प्रोसेस थी, हाँ एक याद रखना कि इनके अंदर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो किसके लिए है, सिर्फ जाइलम के लिए है। अगर प्रोसेस देखी जाए वहाँ पे फ्लोएम की, तो उसे फिर ट्रांसपिरेशन ना बोल के हमने सिर्फ वर्ड चेंज करवाया। वर्ड में क्या बोल देंगे, तो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, ट्रांसलोकेशन। देखो दोनों में कॉन्सेप्ट सेम ही है कि हायर टू लोअर ही ट्रैवलिंग करवाना है, लेकिन दोनों को समझने के लिए हमने सिर्फ नाम बदल दिए। नाम में क्या डाल रहे हैं, तो वहाँ ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। तो ये प्रोसेस ट्रैवल करेगी कि इस तरफ अगर ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर हो रहा था अपवर्ड मूवमेंट में, उन्होंने जाइलम के थ्रू रूट से लेके कहाँ तक भेज दिया, लीफ तक भेज दिया। लीफ ने फूड फॉर्म किया, फूड वो क्या करेंगे, तो इस तरह से धीरे धीरे करके ये जो रेड डॉट्स हमें दिख रहे हैं वो सारे फूड के पार्टिकल्स है। हायर सेल, हायर कंसंट्रेशन वाले सेल टू लोअर कंसंट्रेशन वाले सेल में एंट्री करते रहेंगे। लेकिन ये जो है क्या होगा, तो ट्रांसलोकेशन होगा। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज बोल सकते हैं अगर वो ग्लूकोज ट्रैवल कर रहा है। यहाँ में जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है वहाँ बोल रहे हैं कि सुक्रोज है अपना, सुक्रोज ट्रैवल कर रहा है तो ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज हो रहा है। इन छोटे में फूड का क्या करवाना है वहाँ पे, ट्रांसलोकेशन। जैसे प्रोसेस सेम है, हायर टू लोअर होता है वाटर का कंसंट्रेशन तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस चलती है, हायर टू लोअर फूड का कंसंट्रेशन तो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस चलती है। कभी कभी ये होता है कि ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में थोड़ी बहुत ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो ट्रैफिक जाम हो जाती है तो 9th में हमने पढ़ा था कि फ्लोएम के कंपोनेंट्स में एक सेल आता था कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या करवाएंगे, यहाँ पे सोर्स सेल्स बोल रहे हैं या तो कंपेनियन सेल बोलेंगे, जो क्या करवाएंगे, दूसरा नाम ही दे दिया इनका कि ये यहाँ पे फूड, एक्सेसिव फूड जो था, जो ट्रैफिक जाम कर रहा था, उसको यहाँ थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख देंगे, मतलब स्टोर कर लेंगे। जब वापस से ट्रैफिक रिलीज हो जाएगा वो वापस से अपना निकाल देंगे वहाँ पे। उनको कोई जल्दी नहीं थी फूड की। बाकी जितने भी अपने सिंक सेल्स दिखा रहे हैं, मतलब कि रूट के सेल्स है जिनके अंदर फूड का कंसंट्रेशन बहुत ही लो है, इसलिए तो वहाँ से ऊपर से नीचे तक भेज रहे थे। यहाँ हायर कंसंट्रेशन, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन, जैसे देख रहे हैं यहाँ 4 पार्टिकल दिख रहे हैं, यहाँ 3 है, तो एक पार्टिकल यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आ जाएगा। ये इन्होंने जो फूड ने क्या किया, तो ट्रांसलोकेट किया।
यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, ट्रांसपिरेट कर रहे थे। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जाइलम में, ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस फ्लोएम में। ये सीधी बैठी बैठी याद रख लेनी है मैं चीज़ें। अगर देखने जाए तो बोल रहे हैं कि प्रिपेयर्ड फूड कौन प्रिपेयर करता है, तो लीफ। किस फॉर्म में, तो ग्लूकोज के फॉर्म में, फ्रॉम लीव्स इज ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि स्टेम में भी जाते हैं, रूट में भी जाते हैं, ये सारी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस क्या हो गई, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या हो गई, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम मूव्स फूड इन बोथ डायरेक्शन। मतलब अगर ट्रांसपिरेशन होता था तो वो एक ही यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। ये 9th में पढ़े हो आप, यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, तो ऊपर वाले के डायरेक्शन में। मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फ्लोएम का कंसंट्रेशन है तो ऊपर वाला तो भाई देता है तो कैसे छप्पर फाड़ के ही देगा, तो वो दोनों डायरेक्शन में देता है। वो मल्टी डायरेक्शनल है कि कहीं पे भी साइड में भी भेजेगा, ऊपर भी। अगर एक नीचे वाला लीफ था, ऊपर वाले लीफ को थोड़ा कम मिला है वहाँ पे सनलाइट, तो वो वहाँ पे भी भेज देगा। नीचे रूट को तो भेज ही रहा है, तो डाउनवर्ड्स भी आ रहा है, अपवर्ड भी जा रहा है, साइडवर्ड भी हो रहा है कि साइड में भी भेज रहा है। वहाँ पे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, खत्म होगी प्रोसेस यहाँ पे अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम की। इनके लिए अब आ जाएगा अपना लास्ट एग्जाम कॉर्नर, ये सर्कुलेशन का। इसके बाद एक प्रोसेस अपनी बचेगी एक्सक्रीशन, वहाँ वापस से एक प्रोसेस में एग्जाम कॉर्नर लगाएंगे। लेकिन अगर वहाँ से कंटिन्यू करें रेस्पिरेशन से, तो वहाँ 12th क्वेश्चन पे हमने लास्ट में छोड़ा था, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर आ रहा है 13 क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट कुड बी द फंक्शन ऑफ वाल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। ये अभी डिटेल में बताया हुआ है, बिना किसी बुक के, गूगल के। सिर्फ ये वीडियो को आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। अगर आप जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में आंसर डालने वाले हो तो सिर्फ जो अपना जो जेमिनी या चैट जीपीटी कुछ यूज़ नहीं करना है वहाँ पे। सीधा सीधा अपना जो आंसर हमें मिल रहा है वर्ड्स में आंसर बताना है, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। कि फंक्शन क्या होंगे, तो वाल्व के फंक्शन बता देने कि किस किस काम के लिए ह्यूमन हार्ट के अंदर वाल्व लगाए गए। वाल्व ना होते तो क्या होता, ये सारी चीज़ें दिमाग में सोच लेना, वहाँ भरने की ज़रूरत नहीं है। क्रोकोडाइल्स का ये आंसर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है वहाँ पे, किसके अंदर, तो अपने अगले जो वीडियो थे वो वीडियो के अंदर ही मेंशन कर दिया है कि कितने चेम्बर्ड होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से आंसर 1 सेकंड के अंदर मिल रहा है तो हम क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी ये क्वेश्चन को बदल सकते हैं कि क्रोकोडाइल्स की जगह पे हम क्या कर देंगे, ह्यूमन लिख देंगे, इसके जगह पे हम फिश कर देंगे। आप जो सबके आंसर मुझे बता देना वहाँ पे कि क्रोकोडाइल्स के पास कितनी चेम्बर्ड हार्ट होती है, फिश के पास कितनी होती है, ह्यूमन के पास कितनी होती है। एम्फीबियन बताए थे, एम्फीबियन के पास जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग के पास कितनी होगी, तो ये भी हमें पता है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जैसे होती है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जस्ट 2 मिनट्स अगो, कितने 2 मिनट पहले अभी बात हुई है अपनी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसपिरेशन बोलोगे तो फूड ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलोगे, पता ही है अभी, ये आने वाला ही है भाई। लिस्ट आउट द फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये आपको काम करके देना है। इतनी जो हमने चीज़ें बोली ना, उसमें मैं बहुत सारी जगह पे ब्लड के फंक्शंस बोल चुका हूँ। वो सारे ब्लड के फंक्शंस आप वर्ड में या छोटे छोटे सेंटेंस में वहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपने कमेंट्स में, या कमेंट्स में मेंशन नहीं कर रहे हो तो अपनी बुक में तो ज़रूर से हम मेंशन करेंगे, क्योंकि वहाँ से ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी आने वाली कोई भी बोर्ड की एग्जाम हो, CBSE बोर्ड हो, GSEB बोर्ड हो, सबके लिए ये क्वेश्चन वहाँ पर लगेंगे। खास करके GSEB बोर्ड वाले हैं वहाँ पे, वो ऐसे लाइट क्वेश्चन जो होते हैं, लाइट क्वेश्चन को लाइटली ले लेते हैं, कुछ पढ़ते नहीं है उनके बारे में, कभी कुछ सोचते भी नहीं है। अगर एक बार सोच भी लेते ये तो दिमाग में बैठ जाता है कि अगर एग्जाम तक कभी भी वापस पढ़े नहीं, एक बार कर दिया तो दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक बार ये जब प्रोसेस में पहली बार जब वीडियो देख रहे हो तब क्या करना है हमें, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेनी है। न्यूट्रिशन एक बार वापस से अच्छे से, रेस्पिरेशन अच्छे से, और सर्कुलेशन, ये 3 प्रोसेस खत्म हो चुकी है। लास्ट पोर्शन अभी एक अपना बच रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन के बाद तुरंत जो है अपना एक एग्जाम कॉर्नर रहेगा जहाँ पे सारे MCQs, 1 लाइनर और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन सारे एक अपने वीडियो के अंदर रहेंगे। वहाँ पे आपको सारे टेस्ट पेपर लेके ही बैठ जाना है कि सारे सोल्व करते जाएंगे। हो सकता है तो लाइव सेशन भी अरेंज कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए जितना मटेरियल दिया हुआ है वो मटेरियल अब सफिशिएंट है इस चैप्टर को कवर अप करने के लिए। सबसे लार्जेस्ट चैप्टर है अपने साइंस का लार्जेस्ट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा हाई मार्किंग वाला चैप्टर है। इससे ज़्यादा किसी के अंदर से मार्किंग नहीं आ रही है, तो फोकस करो थोड़ा इनके ऊपर। अगर इसे ऑप्शन में निकालने गए तो फिर आप खुद ही वो 10th में वापस रिपीटर के तौर पे ये वीडियो देखने वालों। मेरे तो व्यू बढ़ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। आपको जो पढ़ना है वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करो। वहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही है तो कमेंट सेक्शन किस लिए दिया हुआ है वहाँ पे, तो भर दो भाई वहाँ पे। बाकी तब तक के लिए जय द्वारकाधीश। अगले सेशन में एक्सक्रीशन।